वेलकम टू एनएन क्लासेस। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। आज हम अपनी वैदिक काल की पार्ट 4 क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक हम प्रिय छात्रों हमने पूर्व वैदिक काल को समाप्त कर दिया था। अब हमारी शुरुआत होती है उत्तर ऋग्वैदिक काल के साथ। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल में जो क्षेत्र था वो इंडो गंगा जल विभाजन के बीच का क्षेत्र था, जिसमें यह क्षेत्र जो है वो है और राष्ट्र शब्द पहली बार सामने आया, जो आजकल बहुत चलन में है। आप सभी लोग जानते हैं। इस काल में आया। इस दौरान युद्ध गायों के लिए नहीं बल्कि भूखंडों के लिए लड़े जाने लगे। पूर्व वैदिक काल का मुख्य रूप से ग्रामीण समाज अब कृषि प्रधान समाज की तरफ बढ़ रहा था। अभी भी उत्तर वैदिक काल में राजा के अधिकतर में स्थायी सेना नहीं थी। जनजातीय इकाइयों को युद्ध के समय जुटाया जाता था। उत्तर वैदिक ग्रंथों में शासक या राजा का चुनाव का पता चलता है। वंशानुगत शासन लेकिन उभर रहा था। प्रिय छात्र, इसमें 3 प्रकार के उस समय युद्ध प्रारंभ हो चुके थे: रासु यज्ञ, वजपेय और अश्वमेध यज्ञ। और राजा मूलतः क्षत्रिय बनने लगा था। सम्राट का पद लगभग वंशानुगत बन गया था। उत्तर भारत में अगर हम प्रिय छात्र देखते हैं तो सम्राट या राजा को विराट की उपाधि दी जाती थी, और पूर्व भारत में अगर हम इसे देखें तो सम्राट की उपाधि दी जाती थी। मध्य भारत में राजा कहा जाता था, और दक्षिण भारत में या मध्य भारत से थोड़ा सा नीचे आएंगे, लगभग महाराष्ट्र या थोड़ा कर्नाटक के आसपास का जो क्षेत्र था वहाँ, या मध्य प्रदेश का थोड़ा क्षेत्र लेंगे तो वहाँ पर भोज कहा जाता था। और पश्चिम भारत में अगर प्रिय छात्र देखेंगे तो हम सव्रत कहा जाता था। सव्रत कहा जाता था। उत्तर वैदिक समाज में अगर थोड़ा हम देखते हैं तो वर्ण व्यवस्था की शुरुआत प्रिय छात्रों प्रारंभ हो चुकी थी, जो कि ये बहुत बुरी या बहुत अशोभनीय कुरीति थी, जिसने हमारे देश को कभी एक नहीं होने दिया। ये सच्चाई है प्रिय छात्रों, वरना हमारा देश आज बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था और बहुत बड़ा क्षेत्रफल में होता, और शायद हमारा देश प्रथम स्थान पर होता। लेकिन हमारे देश के संविधान लागू होने के बाद ये कुरीतियाँ अब समाप्त हो रही हैं, और एक दिन मुझे विश्वास है कि हमारे देश से वर्ण व्यवस्था समाप्त होगी और पूरा मानव जाति एक होगी, जो कि इस करुणामय, प्रज्ञामय और समतामय का वातावरण समाएगा। मुझे ये उम्मीद है प्रिय छात्रों। तो वर्ण व्यवस्था के रूप में सामाजिक भेदभाव की शुरुआत भी हो चुकी थी, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 वर्णों में समाज विघटित हो चुका था। और उत्तर वैदिक समाज में वर्ण आश्रम धर्म समाज के रूप में जाना गया। द्विज 2 बार जन्म की प्रथा, वही आप समझ सकते हैं, 3 उच्च जातियों के लिए थी। विजाति विवाह बड़े पैमाने में प्रचलन में था, और ये तीनों जो उच्च जातियाँ थीं वो शूद्र और चांडालों से बहुत नफरत मानती थी, भेदभाव करती थी। स्त्रियों की सभा में भाग लेने की अनुमति अब समाप्त हो चुकी थी प्रिय छात्रों, और स्त्रियों का कुछ जगह भागीदारी थी। शिक्षा द्विज जातियों तक ही सीमित थी, शूद्रों के लिए नहीं थी, और विदत का अस्तित्व पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका था प्रिय छात्रों। उत्तर वैदिक काल का सामाजिक जीवन थोड़ा हम देखते हैं। इसमें सर्वोच्च स्थान पर ब्राह्मण था, दूसरे स्थान पर क्षत्रिय, और तीसरे स्थान पर वैश्य, और चौथे स्थान पर शूद्र, और एक वर्ग और था जिसे अछूत या हरिजन तथाकथित कहा जाता है, परिह। शूद्र अछूत और हरिजन से थोड़े ऊपर थे, जिन्हें हम सछूत कह सकते हैं, लेकिन वह भी शूद्र थे, और उन्हें सामाजिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। इतना शोषण हुआ प्रिय छात्रों कि वह समाज अभी भी दबा हुआ है, उठना चाह रहा है, लेकिन अब वह सामाजिक भेदभाव अभी भी कहीं ना कहीं झेलता है, और जो समाप्त होगा एक दिन। सभी भाइयों में, सभी मानव जाति में प्रेम और भाईचारा, भगवान बुद्ध का जो प्रचार प्रसार करुणा में वो फैलेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है। और ये जो संयुक्त परिवार में का प्रचलन में था, जिसमें 3 या 4 पीढ़ियाँ एक साथ रहती थीं। अंतरजी खेड़ा और अही छत्र दोनों पश्चिम और उत्तर प्रदेश में चूल्हों की कतारें प्राप्त हुई हैं, अर्थात एक साथ दावत वहाँ होती होगी कि ये साक्ष्य प्राप्त हुए हैं।
परिवार पितृ सत्तात्मक था। स्त्रियां समाज में अपना महत्व हल्की हल्की खो रही थीं। स्त्रियों को जुए व मदिरा के भी स्त्रियों को जुए व मदिरा के साथ स्थान दिया गया एक ग्रंथ में। प्रिय छात्रों, आप देखो कितना भेदभाव था। स्त्रियों को मदिरा और जुए का एक यंत्र माना गया है, मतलब एक जगह दी गई है एक तथाकथित ग्रंथ में। और एक ग्रंथ तो ऐसा कहता है कि बेटी को तो सभी दुखों का कारण माना गया है। कितना एक वर्ग को नीचा दबाने के लिए प्रिय छात्रों ये शोषण हुआ, आप समझ सकते हैं। और उत्तर वैदिक काल में गोत्र का उदय हुआ, जिसका वास्तविक अर्थ तबेला या समस्त वंश से संबंधित मवेशियों को रखा जाने वाला स्थान है। लेकिन समय बीतने के साथ साथ इसका अर्थ समान पूर्वजों के कुल से हो गया था। समान गोत्रों के लोगों के बीच में विवाह वर्जित था। बहुत से प्रसिद्ध ऋषि हुए, जैसे कश्यप, वशिष्ठ, भृगु, गौतम, भारद्वाज, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य, जिनके नाम पर गोत्रों के नाम रखे गए। क्षत्रियों और वैश्यों ने उन ब्राह्मण ऋषियों के परिवारों के से गोत्र के नाम अपने परिवारों में रखे, और जो पारंपरिक तौर पर उनके घरेलू कर्मकांड किया करते थे। अपने ही गोत्र की स्त्री से विवाह करने वाले पुरुष के लिए चंद्रायन प्रायश्चित का उल्लेख भी मिलता है उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक कालीन अगर हम अर्थव्यवस्था पर छात्रों देखें तो उसके बारे में देखते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृति को ये प्रश्न पूछता है प्रिय छात्रों, आप इस पर ध्यान दें। उत्तर वैदिक संस्कृति को PGW लौह कालीन संस्कृति भी कहा जाता था। ये प्रश्न पूछता है, PGW लौह कालीन संस्कृति भी कहा जाता था, क्योंकि एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन, चित्रित सलेटी बर्तन, पिक्चराइजेशन ग्रे विजल इस काल में प्रयोग किए जाते थे। इस काल में आर्यन संस्कृति के विस्तार का प्रमुख कारक लोहे के इस्तेमाल की शुरुआत थी, जो करीबन 1000 ईसा पूर्व प्रयोग में लाई गई थी। इसका अगर प्रिय छात्रों हम समय देखते उत्तर ऋग्वैदिक काल का, तो 1000 ईस्वी से 500 ईसा पूर्व के मध्य का समय था ये, जिसे ऋग्वैदिक काल के लोग एक धातु से परिचित थे, जिसे अयास कहा जाता था या तांबा, जिसे समझा जा सकता है या तो वो तांबा थी या फिर वो कांसा थी। इस काल का समाज ज़्यादातर ग्रामीण था। हालांकि इस काल के अंत के दौरान शहरीकरण की शुरुआत शुरू हो गई थी, जैसा कि तैत्तिरीय अरण्यक के शहर के तौर पर नगर का उल्लेख मिलता है। कृषि उत्तर वैदिक लोगों के लिए जीवन यापन का मुख्य जरिया बनकर उभरा उत्तर ऋग्वैदिक काल में। और पूर्व ऋग्वैदिक काल में क्या था? पशुपालन। वृक्षों को जलाकर जंगलों को साफ किया गया, जिसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शासक विदेहा माधव ने सरस्वती नदी और स्वेदनीरा या गंडक नदी के बीच के जंगल का साफ करवाया था, जलवाया था। खेती हल से की जाती थी। लोगों की प्रमुख रोजगार मिश्रित खेती थी, मतलब अर्थात कृषि के साथ पशुपालन। भूमि पर सामूहिक अधिकार हक था, जिस पर विष वंश के बहुत से भागीदार अधिकार थे, जिस पर लेकिन इसको संपत्ति के रूप में जाना जाता था। और परिवार का मुखिया, जिसका भूमि पर स्वामित्व तथा गृहपति कहलाता था। चावल को पहले प्रिय छात्रों क्या कहते थे? व्रही। और गेहूं को गोधमा, ये पूछ चुका है प्रश्न छात्रों। गेहूं को गोधमा और चावल को व्रही, ये लोगों के मुख्य आहार बन गए थे। और दालों को भी उगाया जाता था। खाद्य उत्पादन की शुरुआत के साथ ही धर्मों और अनुष्ठानों कृषि उत्पादों की भेंट का चलन भी शुरू हो गया था प्रिय छात्रों। दान और दक्षिणा की वस्तुओं में पका हुआ चावल भी सम्मिलित हो गया था। इसके अलावा तिल एक ऐसा जिससे तेल प्राप्त हुआ था, जिससे पहली बार व्यापक रूप से वनस्पति तेल निकाला गया था। आज भी अनुष्ठान में तेजी से विस्तार होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में टिन, लेड, चांदी, लोहा, सीसा नहीं प्रिय छात्रों, टिन, लेड, चांदी, लोहा, सोना, कांसे, तांबे से परिचित थे। उस दौरान लोगों ने शीशा बनाने का ज्ञान भी अर्जित कर लिया था। शिरस्थिन व्यापारियों के लिए संघ या संगठन का उल्लेख करते हैं। इस काल में वस्तु विनिमय द्वारा ही आदान प्रदान होता था, लेकिन निष्क का इस्तेमाल सुविधाजनक मूल्य की इकाई के रूप में होता था। हालांकि यह एक ठेठ मुद्रा के रूप में प्रयोग नहीं की जाती थी।
बैलगाड़ी संभवतः सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला यातायात का साधन था, आवागमन का साधन था। उत्तर वैदिक काल लोग 4 प्रकार के मिट्टी के बर्तनों के प्रयोग से परिचित थे। ये प्रश्न पूछता है अपने छात्रों। चित्रित सलेटी बर्तन PGW, काले और लाल बर्तन ब्लैक और रेड वेजल, काले धारीदार बर्तन लाल बर्तन। ऋग्वैदिक काल लोग जिसमें सिर्फ स्वैच्छिक भेंट ही ली जाती थी, उसमें भिन्न उत्तर वैदिक काल में कर संग्रह और भेंट को अनिवार्य बना दिया था। मतलब पूर्व वैदिक काल में स्वैच्छिक से थी और उत्तर वैदिक काल में अनिवार्य हो गया था। यह काम संग्रहित्री करता था। उत्तर वैदिक काल में सिर्फ वैश्य ही भेंटदाता प्रतीत होते हैं। तो प्रिय छात्रों, आगे की क्लास को हम उत्तर वैदिक काल में, जिसमें धर्म और उत्तर वैदिक काल के धर्म के बारे में और कुछ उनके समय में प्रयोग किए वाले शब्दों को अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे। तब तक जुड़े रहिए आप लोग NM क्लासेस के साथ, और मेरी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर शेयर करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिय छात्रों के पास ये पहुँचेगा और उनको लाभ होगा। धन्यवाद, नमस्कार।